हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का जो हमारा फर्स्ट लेसन था, जिसका नाम था जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। इसका हमने कल एक वीडियो दिया था जिसमें जनसंख्या और भारत की किस राज्य की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, हमारी वृद्धि दर क्या है और विभिन्न राज्यों में जो घनत्व दर है इसका हमने विस्तार से चर्चा किया था। फिर वितरण के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कहाँ कितना है। आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि ये भैया हमको तनी बतावा कि जनसंख्या वृद्धि केकरे कहा है, तो क्या बताइएगा। तो आप क्या कहिएगा कि देखिए, कोई एरिया है, कोई निश्चित जगह, और एक निश्चित जगह में एक सन और दूसरे सन के बीच में जितनी जनसंख्या बढ़ी है ना, वो जनसंख्या वृद्धि है। जैसे मान लीजिए 1990 में हमारे गांव की जनसंख्या 2000 थी, लेकिन जब 2000 में हमने फिर से देखा तो हमारी जनसंख्या बढ़कर हो गई 3000। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना का, 1000 का डिफरेंस आ रहा है, यही हमारी जनसंख्या वृद्धि है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? फिर समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब हुआ कि एक निश्चित जगह लीजिए, उस जगह में एक निश्चित समय अंतराल में जितनी जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है वह हमारी जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जैसे अभी हमने उदाहरण में दिया कि मान लीजिए हमारे गांव में पहले 2000 जनसंख्या थी, कब? 1990 में। फिर 10 वर्षों बाद हमने फिर से गिनती जब करना शुरू किया तो हमारी आबादी बढ़कर हो गई 3000। अब ये जो 10 वर्षों में अंतराल हमारा कितना का हो गया है, 10, यानी 1000 की वृद्धि जो हुई है, यही जनसंख्या हमारी वृद्धि है। अगर प्रति वर्ष कहेंगे तो समझिए 100 प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है हमारे देश गांव का। कोई डाउट? यही तो हमारी है। चलिए, तो जनसंख्या वृद्धि समझ गए कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। अब आगे हैं जनसंख्या वृद्धि के कारक, यानी जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है। तो इसके पीछे कई कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के। जनसंख्या कभी तेजी से बढ़ती है, कभी धीमे धीमे बढ़ती है, कभी घटती भी है। तो इन सारी आधारों पर अगर देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारक हैं जिनमें हमें पढ़ना है प्राकृतिक कारक। जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण क्या है? प्राकृतिक कारक। और जिनमें पहला है कि अगर जन्म दर ज्यादा हो या कम हो तो उससे भी जनसंख्या हमारी प्रभावित होगी। मान लीजिए अगर जन्म दर अगर ज्यादा है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। अगर जन्म दर कम हो, मृत्यु दर ज्यादा हो जाए तो जनसंख्या हमारी कमेगी। तो जनसंख्या को प्रभावित करती है प्राकृतिक कारक, यानी जन्म दर और मृत्यु दर। अगर किसी जगह का जन्म दर अगर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगर मृत्यु दर ज्यादा है, जन्म दर कम है, तो स्वाभाविक सी बात जनसंख्या घटेगी। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले पहले कारकों में आते हैं कौन? प्राकृतिक कारक, और वो हमारा क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर। दूसरा हमारा कारक है अभिप्रेरित, यानी किसी क्षेत्र में प्रवास के कारण भी जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए वहां अच्छी जलवायु हो, वहां अच्छे रोजगार के साधन है या प्राकृतिक संरचना अच्छी है, तो दूर प्रदेश के लोग वहां आते हैं। आने के कारण जनसंख्या में हमारी वृद्धि होती है। अगर वहीं पर दूसरी बात करें, अगर वहां की जलवायु अच्छी नहीं है, वहां पर लोग निवास नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या कमेगी। तो जनसंख्या बढ़ने और जनसंख्या कमने के पीछे है अभिप्रेरित, यानी कि प्रवास। प्रवास अगर हो रहा है तो समझिएगा कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेंगे, घट रहा है तो इसका मतलब है कि वो वहां से जा रहे हैं। चलिए आगे हैं दशकीय वृद्धि दर। आपको पढ़ना क्या भाई मेरे? दशकीय वृद्धि दर, यानी कि इसका सूत्र याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे P2 माइनस P1 बट्टे P1। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दशकीय वृद्धि दर का सूत्र क्या है, तो P2 माइनस P1, यानी वर्तमान की जनसंख्या
पहले की जनसंख्या और उसके बट्टे पहले की जनसंख्या, इसको अगर घटा देंगे तो हमें वृद्धि दर प्राप्त हो जाएगा, यानी P2 आधार वर्ष की जनसंख्या और P1 वर्तमान संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 वर्षों में वृद्धि दर को निकालते हैं। चलिए, हमें पढ़ना क्या है आज, वृद्धि की 4 प्रावस्था, यानी कि वृद्धि के हमारे कौन कौन से अवस्थाएं हैं, यानी कि 1901 से लेकर 2011 में हमारी जनसंख्या कितना कितना कब बढ़ी, किस दर से बढ़ी, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। यानी कि हमारे भारतवर्ष में 2011 और 1901 इसके बीच में किस दशक में कितनी जनसंख्या बढ़ोतरी रही है, कब स्थिर रही है, कब स्लो रेट से बढ़ी है, इन सारी बातों को अगर देखेंगे तो हमें उसने 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है हमारा प्रावस्था, यानी क नंबर। प्रावस्था में क नंबर 1901 से 1920 तक, जब हमारे देश में आजादी नहीं थी, अंग्रेजों का शासन था, तो ऐसी स्थिति में हमारी बढ़ोतरी नहीं हुई, माने कोई खासा बढ़ोतरी नहीं, जनसंख्या स्थिर रहा। इसका मुख्य कारण क्या था, आखिर जनसंख्या बढ़ी नहीं क्यों? तो उस समय हमारा ना जन्म दर जो था और मृत्यु दर लगभग सेम था, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी। जन्म दर तो हो ही रहा था, जन्म तो हो ही रहे थे, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण, लोगों को ज्ञान की कमी होने के कारण स्वाभाविक सा क्या होता था कि जितने बच्चे जन्म लेते थे ना, उतने या तो बूढ़े या बच्चे मर जाते थे। तो परिणाम क्या होता था कि बढ़ोतरी हो ही नहीं रही थी, एकदम बिल्कुल स्लो रेट में, नहीं के बराबर। 1901 से 1921 तक, यानी ये 20 वर्ष का जो अंतराल हुआ, उसमें जनसंख्या की बढ़ोतरी बहुत ही कम हुई। एक बात समझ में आई, कब? तो 1901 से 1921 तक जनसंख्या बढ़ोतरी दर स्थिर रही। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है कि थोड़ी सी हमारी चिकित्सा पद्धति में सुधार होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो प्रावस्था ख 1921 से 1951, यानी 30 वर्षों की अवधि की अगर बात करेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ा बढ़ा है। क्यों बढ़ा? तो फिर वही बात कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हुआ, जन्म दर थोड़ा सा बढ़ा है, मृत्यु दर थोड़ा सा कमा है। जन्म दर तो जो था सो था ही, मृत्यु दर में सुधार होने के कारण हमारी आबादी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। क्लियर? यहां तक समझ गए कि किसके कारण? चिकित्सा व्यवस्था में सुधार, लोगों के रोजगार, खान पान में सुविधा, इन सब मुहैया होने के कारण थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। तब भी हम लोग आजादी के अंतिम कगार पर थे, यानी आजाद उस समय हो गए थे। अरे आजादी तो हम लोग 1947 में हुए थे, लेकिन पूर्ण आजाद हम 1947 में नहीं हुए हैं। अगर आप समझते होंगे कि हम लोग पूर्ण आजाद, उस समय हम लोगों का अधिराज्य था, हमारी अंतरिम सरकार थी। चुनाव तो हम लोग संविधान लगा करके पहली बार जो हुए हैं वो हुए हैं। उससे पहले तो अंग्रेज का ही अभी भी शासन था, वायसराय तब भी था। चलिए उस सबको हमको पढ़ना नहीं, तो राजनीति की बातें हैं। अब पढ़ेंगे प्रावस्था गौ। 1951 से 1981 में जनसंख्या की वृद्धि में विस्फोटक स्थिति हुई है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भैया, जनसंख्या वृद्धि का विस्फोटक स्थिति कब थी? तो याद रखेंगे 1951 से 1981, ये 30 वर्ष का जो समय है ना, 30 वर्षों का समय, इसमें हमारी जनसंख्या बहुत विस्फोटक स्थिति में थी। क्योंकि क्या हुआ कि देश आजाद हुआ, चिकित्सा सुविधा हुई, लोगों को अच्छे खान पान मिलने लगा, भरपेट भोजन मिला। परिणाम हुआ कि जनसंख्या की बढ़ोतरी एकदम तेजी से होने लगी। परिणाम बहुत तेजी से विस्फोटक स्थिति में आ गई जनसंख्या। तो कब से कब तक? तो 1951 से 1981 के बीच। अब आगे हैं, इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि को कम करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी तो लगा कि अगर इसी तरह की रहेगी तो हमारी काफी कठिनाइयां होगी, तो जनसंख्या को ना कम करने का प्रयास जारी किया गया और नई नई परियोजनाएं बनाई जाने लगी। चलिए अब आगे चलेंगे। अब जब नई योजना बनी तो प्रावस्था घ चली 1981 से, यानी अब तक की बात है। जनसंख्या में वृद्धि में थोड़ी मंथर गति वृद्धि है। मंथर का मतलब होता है धीरे। वृद्धि तो अभी भी हो रही है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे धीरे। इसके पीछे का कारण क्या है? चिकित्सा व्यवस्था तो उससे पहले से ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन इसमें कारण हुआ कि लोगों को ज्ञान विज्ञान बढ़ा। समझ में आया कि अगर इस तरह से हमारी जनसंख्या वृद्धि होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोगों को भूखों रहना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयां होगी। तो लोगों ने परिवार के पालन पोषण, बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए बच्चे का कम जन्म देना अच्छा समझा, और लोग ना
परिवार नियोजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम दो हमारे दो, पहले थे हम दो हमारे गिन लो, नहीं तो अब ऐसी स्थिति में 16 17 18 20 22 बच्चे होते थे, अब 12 पर आके टिक गया था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब 3 4 पर टिका हुआ है। अब नया जनरेशन में बहुत सारे कहेंगे कि हमको एगो चाहिए, भाई जो भी रहेगा। कोई कहते हैं कि हमको 2 चाहिए, चलिए बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा भी चाहिए तो कोई बात नहीं है, वो अपनी उनकी सोच है, परेशानी तो उन्हीं की झेलना पड़ेगा ना। होता है, देखिए बहुत बहुत मूर्ख आदमी ना कहता है कि नहीं हमको ज्यादा चाहिए, ठीक है, जिनको जो चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 1981 से मंथर गति हुई है, लेकिन फिर भी अगर हमारी भारत की जनगणना की बात करें तो एक अनुमान ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 तक हमारी आबादी 135 करोड़ पार कर जाएगी। 2021 में जनगणना होना था लेकिन नहीं हो पाया कोरोना काल के कारण, लेकिन एक एवरेज अनुमान लगाया गया है कि 131 करोड़ हमारी आबादी थी। 4 वर्षों का समय बढ़ा है तो उधर 3-4 करोड़ और बढ़ेगा, अर्थात हम लोग 135 करोड़ पार कर जाएंगे। क्लियर? अब समझिए कि एक हमारी आबादी कितनी वृद्धि तेज से हो रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ था मात्र 36 मतलब हम लोग करोड़ थे, और अभी हम लोग 36 से अगर करेंगे तो 4 या 12, यानी कि हम लोग ज्यादा 4 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। ये कितने वर्षों में? 80 वर्षों में। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो अभी तक आपने यहाँ तक क्या निष्कर्ष निकाला कि हमारे भारत में 1901 से 2011 तक में हमने देखा कि पहले 1901 से 1921 जनसंख्या वृद्धि दर स्लो रेट नहीं, माने बिल्कुल नहीं। तब 1921 से 1951 तक थोड़ी सी वृद्धि, लेकिन आजादी मिलते ही जनसंख्या वृद्धि की भी आबादी बढ़ गई, समझिए एकदम। और इतना हुआ कि 1951 से 81 तक में विस्फोटक की स्थिति, और 1951 से लेकर के अब तक की बात करें तो मंथर गति है, क्योंकि परिवार नियोजन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब आगे चलेंगे जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब है कि भारत में जनसंख्या बढ़ तो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सब राज्यों में, हर एक प्रदेशों में क्या एक जैसी जनसंख्या बढ़ती है? क्या एक जैसी जनसंख्या बढ़ती है क्या? तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हर एक राज्यों में एक जैसी जनसंख्या हमारी नहीं बढ़ती है, सबका अलग अलग स्लो रेट है। जैसे देखिए भारत के सभी राज्यों में एक समान जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है, किसी राज्य में वृद्धि दर ज्यादा है तो किसी राज्य में कम है। जैसे 2001 से 2011 की अगर बात करें तो केंद्र शासित राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो लगभग उसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। लेकिन अगर वहीं अन्य राज्यों की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है, लेकिन आंध्र प्रदेश में 3.5, महाराष्ट्र में 6.7 की कमी आई है। अब समझ में आई बात? देखिए ऐसा नहीं कि जनसंख्या कम गया है, जनसंख्या वृद्धि दर का जो फास्ट रेट था उसमें कमी है। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर बिहार में 1990 में हमारी वृद्धि दर थी मान लीजिए 20.5%, सपोज दैट। लेकिन जब 2000 में हमने जब वृद्धि दर देखा तो हमारी वृद्धि दर हो गई मात्र 17.25%। इसका मतलब है कि जनसंख्या तो अभी भी बढ़ा है लेकिन पहले से थोड़ा सा कम। अगर 2011 की बात करें तो अब हमारा हो गया है 15 मान लीजिए कुछ 5 ही, तो इसका मतलब है कि पहले से हम लोग 5 पॉइंट कमे हैं, इससे हम लोग 2 पॉइंट कमे हैं, इससे हम लोग कितना पॉइंट कमे हैं? 5 पॉइंट कमे हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है पहले की अपेक्षा। तो वही एक आंकड़ा है कि आंध्र प्रदेश में कितना कमी आई है? 3.5। महाराष्ट्र में कितना आई है? 6.7। यानी पिछले साल की अपेक्षा, पिछले जब गिनती हुई थी तब की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा में हमारी काफी गिनती में, मतलब हम लोग वृद्धि में काफी कमी आया है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? फिर समझते हैं जनसंख्या वृद्धि दर में ना पहले से हमारी कमी आई है। कब? प्रतिशत में। जनसंख्या में कमी नहीं आई है, प्रतिशत जो वृद्धि दर पहले था उसमें कमी आई है। पहले अगर 20 था तो आज हम लोग 15 है, पहले 20 था आज हम लोग 12 है। तो ये जो कमी है ना, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, किसके कारण? तो ज्ञान विज्ञान थोड़ा सा बढ़ा है, लोगों में शिक्षा बढ़ी है तो कमी आई है। अब आगे चलेंगे
आगे है दक्षिण भारत के राज्य जैसे कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 20% से कम रही है। माने वहां पर 20% तक कमी हो गई है। माने समझिए तो केरला सबसे शिक्षित राज्य है। तो कहने का अर्थ है कि शिक्षा का प्रभाव वहां देखने को मिला है कि पहले जो उसकी वृद्धि दर थी उसमें 20% की कमी आई है। पहले अगर 100 था तो उसमें 20% कम हो गया है। यानी अब पहले साल में 100 अगर बच्चे थे जिस गांव में होते थे, तो अब वहां पर मात्र 80 बच्चे हो रहे हैं। यानी 20 बच्चे साल की कमी आ रही है। इतना वृद्धि दर में कमी आई है। लेकिन जनसंख्या तभी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कमा, तभी बढ़ ही रहा है, लेकिन वृद्धि दर में कमी आई। अब आगे वहीं उत्तर भारत में अगर चलेंगे तो 20 से 25% की वृद्धि हुई है। अब उत्तर भारत में अगर चलेंगे तो उसमें वृद्धि हुई है। वहां के लोग जनसंख्या अभी भी बढ़ा ही रहे हैं, कमी नहीं आई है। हमारे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, लेकिन उसमें युवाओं की संख्या की अगर बात करेंगे तो वह सबसे ज्यादा हमारे 2011 की अगर बात करें तो 10 से 19 वर्ष की आयु की संख्या सबसे ज्यादा है 29.9। इनमें लड़का है 52.7, लड़की है 47.3। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर हमारे यहाँ ठीक है, चीन में भी जनसंख्या वृद्धि दर है या अन्य देशों में भी है, लेकिन हमारी भारत की एक प्लस पॉइंट क्या होती है कि हमारे यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। युवाओं की संख्या का मतलब सबसे ज्यादा युवा लोग होते हैं, उम्र जिनका 10 से लेकर के 19 वर्ष के लोग होते हैं, उनकी संख्या जो है ना हमारे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि जन्म दर ज्यादा है। तो कहीं कहीं क्या है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होने के कारण बूढ़ों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं है। बूढ़ा की संख्या कम है, युवाओं की संख्या ज्यादा है। इसीलिए हमारे यहाँ और एक 2011 के जनगणना के अनुसार आंकड़ा तैयार किया गया तो 52.7% जो है लड़का है हमारे यहाँ, और कितना 47.3% लड़की है। किस उम्र के? तो 10 से 19 वर्ष के, जो 20% आता है लगभग। अब हमारे देश में जब युवाएं इतनी है तो हमारी सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है कि भाई युवा ज्यादा है तो इससे कुछ कमाया जाए, रोजगार दिया जाए। अगर युवा काम करेंगे तो ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय नेशनल यूथ पॉलिसी यानी राष्ट्रीय युवा नीति निकाली कि भाई सबको शिक्षा दीजिए, और जैसे ही शिक्षा दीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो काम में ज्यादा लगेंगे, ज्यादा इनकम होगी। यानी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया NYP यानी कि नेशनल यूथ पॉलिसी यानी राष्ट्रीय युवा नीति, जिनमें क्या था, उद्देश्य था कि देश के जो युवा हैं जिनको रोजगार देना है, जिनकी उम्र कितनी होगी 15 से 29 वर्ष, प्रत्येक व्यक्ति को कौशल विकास कराना है। माने उनको एक ऐसी तकनीक वाली शिक्षा दीजिए ताकि वो कुछ ना कुछ रोजगार कर सके, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करने योग्य हो या मान लीजिए खुद का काम करने योग्य हो। कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए, सिलाई कटाई की शिक्षा दीजिए। ये कौशल माने उनमें एक अपनी ज्ञान विकसित हो ताकि वो कुछ कर सके। तो इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय युवा नीति निकाली और बच्चों को कौशल विकास की और विशेष ध्यान दिया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या का जो है बंटवारा किसके आधार पर करेंगे अब हम? तो अब करेंगे हम लोग लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, निवास, धर्म, भाषा, साक्षरता, जाति इत्यादि पर अगर बांटते हैं तो उसको कहते हैं जनसंख्या संगठन। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए जनसंख्या संगठन क्या है, तो क्या बताएंगे आप? तो लिखेंगे अगर किसी देश की जनसंख्या या किसी क्षेत्र की जनसंख्या में लिंग, भाषा, समुदाय, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर अगर हम उसको बांटते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। अगर देखा जाए, अगर भारत की बात करें 2011 में एक डाटा निकाला गया, एक मतलब योजना के अनुसार बताया गया कि पूरे भारत में कुल 6,40,867 गांव हैं। वहीं 5,97,608 गांव बसी हुई है। गांव तो इतने हैं लेकिन उनमें हमारी इतने ही गांव बसी हुई है, बाकी अन्य गांव अभी भी जनसंख्या विरल है, वहां पर जनसंख्या नहीं के बराबर है। क्लियर? तो जनसंख्या समझ गए कि लिंग, आयु, निवास, धर्म, भाषा, साक्षरता इत्यादि पर अगर बांटते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग जनसंख्या संगठन। तो मूल रूप से हम यहाँ पर दो बातों पढ़ेंगे। पहला हमारा है भाषा संगठन। चलिए पहले हम लोग भाषा संगठन फिर धार्मिक संगठन को पढ़ेंगे। तो चलिए भाषा संगठन क्या है?
तब भाषा संगठन का मतलब हुआ कि भाषा के आधार पर जाति का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, उसको कहते हैं भाषा संगठन। अब देखना बेटा, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है, माने भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है, माना गया है, लेकिन इसके अलावे हमारे भारत में भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं। और कौन कौन? तो उनमें है एक व्यक्ति जिनका नाम है प्रियांसन ने, उन्होंने बताया कि हमारे भारत में 179 भाषा है, जिनमें 544 बोलियां बोली जाती है। भाषा तो इतनी ही है, लेकिन बोलने वाले लोग इतने हैं, माने अलग अलग बोलने वाले भाषा के लोग हैं, अलग अलग आवाजें हैं उनकी। जैसे अब मान लीजिए हमारे उत्तर भारत में तो बोली तो हिंदी ही जाती है, लेकिन अपने जिला में हम लोग एक अलग बोली बोलते हैं। वहीं चले जाइए दरभंगा में तो वहाँ की लोग अलग बोली बोलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन उनकी बोलियां मैथिली होती है। उसी तरह से आप चले जाएंगे बेगूसराय तो उनकी अलग बोली होती है, सबकी अलग अलग बोलियां होती है। और आप अगर अपने जिला से अलग चले जाएंगे तो फिर आप उनकी बोली को समझ भी नहीं पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के याद रखेंगे एक डाटा कि प्रियांसन के अनुसार हमारे भारत में कुल कितनी भाषा है? 179। और कितनी बोलियां बोली जाती है? तो 544। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, राष्ट्रीय भाषा में काम हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद हमारे देश में ना संघर्ष चलना शुरू हुआ कि नहीं भाई, अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा में ही जब सरकारी काम होगी, तो फिर जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रदेश ऐसा दक्षिण भारत का केरला, तमिलनाडु हो, या पूर्वी भारत में ले जाइए असम, सिलहट का जो भी क्षेत्र है, तो उसमें हम लोग तो हिंदी नहीं जानते हैं, तो कैसे होगी? तो तब संघर्ष हुई, भाषा विरोधी आंदोलन चला। इसके बाद सबसे पहले भाषा के आधार पर एक राज्य बनी आंध्र प्रदेश, और तब भारत सरकार को झुकना पड़ा, और अंत में भारत सरकार ने 22 भाषा को भारत में कामकाजी भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन इसके अलावे हमारे भारत में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। ये हमारी क्या है? मातृभाषा। हिंदी मातृभाषा बन गई, और बाकी 22, अब 22 भाषा में आप किसी भाषा में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं तो 22 भाषा में किसी में दे सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश चुनते हैं, कोई हिंदी संस्कृत चुने, कोई हिंदी मतलब उर्दू चुने, कोई कन्नड़ चुने, कोई पंजाबी चुने, माने जिनको जो भाषा में आता है ना, इन 22 भाषाओं में कोई चुन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे भारत में 22 भाषा को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय भाषा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो भाषा के आधार पर आप समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा धार्मिक संगठन देखते हैं। देखिए, हमारे भारत में अगर देखा जाए तो 8 धर्म है। कुल कितने धर्म के लोग हैं? 8 धर्म के लोग हैं, जिनमें मध्य भारत में 70 से 90% लोग हिंदू हैं, और जो राज्य जिला बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटा है उसमें ज्यादातर इस्लाम है। इस्लाम यानी कहने का अर्थ है कि हमारे भारत में जब देश का बंटवारा हुआ था तो जो मुस्लिम बहुल प्रदेश थे उसको काट पाकिस्तान बना दिया गया। जैसे हमारे भारत में, भारत का जो मानचित्र आप देखे होंगे, इधर पाकिस्तान है और इधर भी पाकिस्तान था। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब उसका नाम हो गया है बांग्लादेश। इससे सटा हुआ कुछ जिला है या राज्य, इससे सटे हुए कुछ जिला या राज्य हैं, तो इसमें भी अभी भी क्या है? मुस्लिमों की संख्या, इस्लाम की संख्या अभी भी ज्यादा है, यानी वहां के धार्मिक लोग ज्यादा इस्लामिक है। फिर भारत में अगर पूरे भारत की बात अगर करेंगे तो पूरे भारत में 70 से 90% जो मध्य भारत है उनमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग डाटा के अनुसार, समझते हैं क्या है। भारत में मुस्लिम संप्रदाय की संख्या जम्मू कश्मीर, केरला, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के कुछ जिला, उत्तर प्रदेश के कुछ जिला में सबसे अधिक पाई जाती है। यानी कि भारत में अगर इस्लाम की बात करें तो कहां सबसे ज्यादा इस्लाम है? अगर इसकी तुलना करेंगे तो जम्मू कश्मीर में, केरला में, पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में। इसके अलावे उत्तर प्रदेश के कुछ जिला हैं जहां पर जनसंख्या उनकी ज्यादा है। सिख संप्रदाय की अगर बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा है सिख। ऐसे पूरे भारत में सिख हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां है? तो पंजाब में है। आप क्या समस्तीपुर जाइएगा सिख नहीं मिलेंगे, पटना में सिख नहीं है, वहां भी सिख हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, तो आपको पूरे भारत की अगर बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जैन, बौद्ध, इनकी संख्या की बात करेंगे तो ये तो बहुत कम है, लेकिन जैन जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। वहीं अगर बौद्ध की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा इत्यादि में इसकी संख्या पाई जाती है। तो ये सब आपसे ज्यादा पूछता नहीं है, ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं, हर चीज को देखते चलना है, लेकिन ये सब ज्यादा पूछता नहीं है कि कहां पर सिख ज्यादा पाए जाते हैं, कहां बौद्ध ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईसाइयों की संख्या की अगर बात करें तो ईसाई हमारे गोवा, मेघालय, केरला इत्यादि में भी पाई जाती है, यहां पर उनकी संख्या सबसे ज्यादा मिलती है। 2011 की डाटा के अनुसार भारत में 79.8%, ये बहुत ही टॉपिक्स है, याद रखना, यहां पर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि बताएंगे कि 2011 के अनुसार भारत में कितने हिंदू थे, तो याद रखिएगा 79.8। मुस्लिमों की संख्या कितनी, तो 14.2। ठीक वहीं पर अगर ईसाई की बात करेंगे तो 2.3, सिख की बात करेंगे तो 1.7, बौद्ध 0.7 और जैन 0.4% हैं। यानी कि 100 में मान लीजिए अगर 100 अगर कहीं भारत की जनसंख्या है तो उसमें 80 जनसंख्या जो है हिंदू हैं, 14 मुस्लिम हैं, वहीं पर ईसाई लगभग 2.3 है, सिख 1.7 है, इतना। यानी कि सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर ईसाई हैं, तब सिख हैं, फिर बौद्ध और जैन है। इतना तो आप समझ गए। अब आगे चलेंगे, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन क्या है। श्रमजीवी का मतलब होता है कि काम के आधार पर जनसंख्या का बंटवारा, काम के आधार पर जनसंख्या का बंटवारा। काम करने वाले लोग आर्थिक कारणों के क्रम श्रमजीवी को 3 वर्गों में बांटा गया है कि भाई कितने लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इसकी अगर बंटवारा करेंगे तो उसको कितने भागों में, श्रमजीवी जनसंख्या 3 भागों में। जैसे देखिए श्रमजीवी जनसंख्या यह साल का 6 महीना कम से कम यानी 183 दिन काम करता है तो उसको कहते हैं श्रमजीवी। अगर कोई जनसंख्या साल में 183 दिन काम करे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, श्रमजीवी जनसंख्या बोलते हैं। ठीक अगर वहीं पर अगर सीमांत श्रमिक है तो वह मात्र 183 दिन से कम काम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सीमांत। और अश्रमिक का मतलब हुआ जो बिल्कुल काम ही नहीं करते, बिल्कुल सारा दिन बैठ के खाते हैं, ताश खेलते नजर आते हैं, तो वो अश्रमिक है। तो हम लोग काम के आधार पर कितने प्रकार के, 3, एक है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। मुख्य श्रमिक जो कम से कम साल में 183 दिन काम करते हैं, सीमांत श्रमिक मात्र 183 दिन से कम करते हैं, और अश्रमिक जो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं। क्लियर। अब आगे चलेंगे। 2011 के अनुसार भारत में श्रमिकों का अंश मात्र 60%, कम काम करने वालों को 39% थी। यानी कि जो काम नहीं करने वालों की संख्या तो बिल्कुल ही कम। देखिए दोनों अगर जोड़िएगा तो 99.8 हो जाते हैं। तो नहीं काम करने वालों की संख्या कितनी, 0.2%। नहीं, अरे बैठ के कितना दिन आप रह सकते हैं, कितना दिन खा सकते हैं। तो नहीं काम करने वालों की संख्या इतनी है तो उसमें वृद्ध भी तो है ना, जो अब बिल्कुल असहाय हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी रखा गया है। नहीं, भारत में लगभग अगर बात करेंगे तो सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। और 54.6 ग्रामीण परिवेश, जबकि 3.8 घरेलू कामकाजी है। यानी हमारे भारत में अगर कामकाजी की बात करेंगे तो 54.6%, जबकि घरेलू कामकाजी की बात करेंगे तो मात्र 3। घरेलू कामकाजी मतलब समझ रहे हैं ना, माने घर में ही काम करते हैं, कोई टोकरी बुनना, कोई अदरक पापड़ बुनना, तो ये सब जो काम करते हैं, बनाना, तो ये सब जो काम करते हैं ये घरेलू कामकाजी में आते हैं। तो भारत में अगर बाहर काम करने वाले में 54 और घरेलू में 3.8। 2011 के अनुसार भारत के 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कृषि मजदूर, कृषक, घरेलू औद्योगिक श्रमिक तथा अन्य श्रमिक आते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में कृषक अधिक हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम है। यानी कुल मिलाकर आपने अभी तक क्या समझा, तो आपने अभी तक पूरा समझा कि भाई हमारे भारत में, एक नजर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक आपने क्या समझा कि भाई जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, फिर आपने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, फिर आपने देखा कि वृद्धि के 4 अवस्था कौन है, फिर आपने देखा जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय विभिन्नता किस आधार से है, फिर आगे आपने पढ़ा राष्ट्रीय युवा नीति किसे कहते हैं, जनसंख्या संगठन,
भाषा जनसंख्या, धार्मिक जनसंख्या, और फिर आपने पढ़ा कि श्रमजीवी जनसंख्या। इतनी बातें आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है। तो आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। यहाँ से छोटे से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन क्योंकि आपने पहले अध्याय में जो पहले भूगोल में जो पढ़ा था मानव भूगोल में, तो उससे ज्यादा टॉपिक्स इसमें मिलते जुलते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान है, आराम से समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझने में सुविधा बना हो, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या हो निंदा।